तो अब तक 2 क्लास हो गई है। पहली क्लास में क्या हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज का हमने अरिथमेटिक मीन निकाला, 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। अभी फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है, सीधा मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आता हूं। तो यहां पे देखो डायरेक्ट मेथड में क्या हुआ, इन इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला है, सम एक्स अपॉन एन, ठीक। एज्यूम्ड मीन में क्या हो गया, सम एक्स की जगह सम डी आ गया, सम डी अपॉन एन और ए प्लस किया। और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फॉर्मूला हो गया, डी की जगह डी डैश आ गया। तो एक्स में जब मैंने ए माइनस किया तो डी आया, और उसको जब सी से डिवाइड किया तो डी डैश आया, ठीक। और फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस सम डी डैश अपॉन एन इंटू सी। जो ए माइनस किया था हमने यहाँ फॉर्मूले में प्लस कर दिया, जो सी डिवाइड किया था यहाँ फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो वही हो गई। लेकिन माइनस करने और डिवाइड करने से हमारा नंबर छोटा हो गया, कैलकुलेशन मतलब टाइम कम लगेगा, फटाफट काम होगा, राइट। फिर डिस्क्रीट सीरीज में क्या हुआ, देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या हुआ, देखो वहां पे सम एक्स था, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स होता है फ्रीक्वेंसी। यहां पे देखो फॉर्मूले में क्या आ गया, एक्स के साथ एफ एक्स, सम एफ एक्स अपॉन एन। ये अपॉन में एन ही है, यहाँ पे क्या है, सम एफ, सम एफ इज नथिंग बट एन। सम एफ मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। एफ का टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम, मतलब अगर मैंने डेटा सेलेक्ट किया है समझो 200 लोगों से, और उसका मैंने ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डिस्क्रीट सीरीज बनाया है, तो एफ का टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो सम एफ इज नथिंग बट एन ओनली, मतलब वही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी किया था, बस न्यूमरेटर में सम एफ की जगह क्या, सॉरी सम एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया, सम एफ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। एज्यूम्ड मीन मेथड में देखो एक्स की जगह क्या आ गया, डी आ गया, मतलब सम एफ एक्स की जगह क्या आ गया, सम एफ डी। वही डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज एज्यूम्ड मीन। और यहाँ पे देखो ए प्लस हो गया, देखो फॉर्मूले में क्या आ गया, सिमिलर फॉर्मूला ही है ना। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज के एज्यूम्ड मीन वाले फॉर्मूले में देखो क्या है, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, यहाँ पे समेशन डी की जगह क्या आ गया, एफ डी आ गया, और डिनोमिनेटर में एन, एन इज सम एफ और एन इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। अब यही स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डी डैश, और यहाँ पे इंटू सी आ जाएगा, मतलब ए प्लस सम, क्या फॉर्मूला आ गया, ए प्लस सम एफ डी डैश अपॉन सम एफ। मतलब 6 फॉर्मूला नहीं है, ये 3 ही फॉर्मूला है ना, ये 6 फॉर्मूला नहीं है, ये 3 ही फॉर्मूला है। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज, हमने अब तक यहां तक कर लिया, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब आ गया कंटिन्यूअस सीरीज। मुझे बताओ कंटिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूला होना चाहिए, वहां सम एक्स था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्स का ही कॉलम था, एफ का कोई कॉलम इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स दिया, एफ नहीं दिया, इसके लिए सम एक्स अपॉन एन था। लेकिन जब हमने डिस्क्रीट सीरीज किया तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स का भी कॉलम है और एफ का भी कॉलम है, तो हमको एक और कॉलम बनाना पड़ा एफ एक्स का, और सम एफ एक्स अपॉन एफ, सम एफ विच इज नथिंग बट एन। अब जब हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये 15 जैसे यहाँ पे दिया ना, 15 20 25, ये ऐसा नहीं होगा, ये क्लास के फॉर्म में होगा, समथिंग लाइक दिस, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड सो ऑन। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला बताऊं तो क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप में चेंज है, सोचो क्या होगा। और ये कोई नया चीज नहीं है, शायद आपने कहीं ना कहीं क्लास 9th या 10th में पढ़ा है। क्लास साइज नहीं,
क्लास साइज में। सोचो, भूल गए? चलो फिर देख लो वापस से फॉर्मूला क्या है। एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, फॉर्मूला वही है। मतलब इसमें भी देखो तीन तीन फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला आएगा, क्या डिफरेंस है? सम एफ एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है ना, यहाँ एक्स नहीं दिया है, ये एक्स है, लेकिन ये एक सिंगल वैल्यू नहीं है ना। अगर मैं 0 to 10 बोलूँ तो एक्स में किसको लूँ? 0 को लूँ, 1 को लूँ, 2 को लूँ, 10 को लूँ। 0 से 10 के बीच में तो बहुत सारे वैल्यूज है ना, तो मैं एक्स किसको लूँगा? मिड में। वेरी सिंपल। तो उसको मैंने एक्स नहीं बोल दिया, उसको मैंने क्या बोल दिया? मिड वैल्यू इससे डिनोटेड बाय एम। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया? सेम फॉर्मूला है। सम एफ एक्स की जगह अब क्या आ गया? सम एफ एम, मतलब एम किसको रिप्लेस कर रहा है? एक्स को। तो आपको एक और स्टेप क्या करना पड़ेगा? एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बाद में एफ इंटू एम। ठीक है, क्योंकि मुझे एफ एम निकालना है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यही क्वेश्चन है, देखो मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, 24, 40, 36, 20 एंड सो ऑन। तो मुझे दो कॉलम बनाने, कौन कौन से कॉलम? देखो फॉर्मूले से आएगा। अगर आप फॉर्मूला, सबसे पहला काम क्या करो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लिखो। अब क्योंकि ये क्लास के फॉर्म में दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम एफ एक्स नहीं होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम एफ एम डिवाइडेड बाय सम एफ। सम एफ तो बहुत इजीली निकल जाएगा, ये एफ के कॉलम का सम करो। ये देखो, ये 4 and 6, 0, 10, 1 कैरी, 3, 4, 5, 5 and 9, सॉरी 5 and 140। ठीक, सम एफ तो फटाक से आ गया। दूसरा मुझे क्या निकालना है? सम एफ एम, लेकिन एम तो है नहीं ना, मतलब पहले एम निकालना पड़ेगा फिर एफ एम। फॉर्मूले से ही समझ में आ गया ना, मुझे क्या निकालना है? सम एफ एम। तो पहले तो एम निकालना पड़ेगा। एम मतलब क्या? मिड वैल्यू। एम इज नथिंग बट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इज वेरी सिंपल। इन दोनों को प्लस करो, देखो 0 + 10 कितना हो जाएगा? 10। 0 + 10 इज 10 डिवाइडेड बाय 2। 0 + 10 divided by 2 is equal to 10 divided by 2, which is 5. Then 10 plus 20, lower limit plus upper limit divided by 2. 10 plus 20 क्या हो जाएगा? 30 divided by 2, 15. Then 20 plus 30 divided by 2, ये 20 plus 30 हो जाएगा 50, 50 divided by 2, 25. अभी ध्यान से देखो तो इसमें डिफरेंस है ना, 10 10 का ही आएगा। नेक्स्ट 35 आएगा, नेक्स्ट 45 आएगा, नेक्स्ट यहाँ सब, यहाँ पे देखो क्लास, सारी क्लास के बीच में डिफरेंस 10 10 का ही है ना, मतलब क्लास साइज 10 है। तो मिड वैल्यू में भी डिफरेंस कितना आएगा? 10 10 10 का ही आएगा। ये जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मैंने खाली आपको दिखाने के लिए किया है। सीधा आप आंसर लिखो, नो प्रॉब्लम। आप वो नहीं कर सकते, 0 + 10 is 10 डिवाइडेड बाय 2 is, फिर उसमें 10 10 प्लस करते जाओ, 15 25। अगर यहाँ पे सब क्लास के बीच में 10 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? F इंटू एम। ये F का कॉलम है, ये M का कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा आंसर? 20 इंटू 500। ओके, देन 24 इंटू 15 क्या आएगा? 360। Then 25 into 40, 1000. 36 into 35. वन टू सिक्स, ठीक, 1260, ये तो 900 आएगा। ठीक, अब इन सब का टोटल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 55 नहीं आएगा क्योंकि ये तो, ये कुछ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल वाला कॉलम है। 45 इज लास्ट, ये 0 0 0 0 हो जाएगा,
0 6 6 and 6 12, 1 carry, 2 3 5 5 and 2 7 7 and 9 16, 1 carry, 3620. This is sum FM. This is sum FM. ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड. ये FM का सम FM, ये सिर्फ मैंने तुमको यहाँ पे सम एफ बताने के लिए लिखा है ना. जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो सीधा भाई ये f का सम 140 सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. सम FM इज 3620 डिवाइडेड बाय सम f इज 140. ये 0 0 कैंसिल होगा, ये 2 7 ये 2 181 डिवाइडेड बाय 7. क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है. कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगा. डेसिमल में 2 डिजिट तक आंसर निकालो. 25.89. क्या इसमें कुछ यूनिट आएगा? क्यों नहीं आएगा? डर बोल रहा है नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे कुछ यूनिट आएगा क्या? मीटर, किलोमीटर, रुपीज? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मार्क्स का कोई यूनिट नहीं है. मार्क्स इज जस्ट मार्क्स. मार्क्स इज यूनिटलेस. ये मार्क्स की जगह अगर वेट दिया होता तो वेट दिया होता ना केजी में, तो मेरा फाइनल आंसर में भी क्या लिखता? केजी लिखता. समझ में? अगर ये मार्क्स की जगह हाइट दिया होता समझो सेंटीमीटर में, तो मैं यहाँ फाइनल आंसर में भी क्या लिखता? सेंटीमीटर लिखता. मार्क्स का कोई यूनिट नहीं होता है ना. मार्क्स इज यूनिटलेस. मार्क्स इज यूनिटलेस. तो ये फाइनल आंसर है. तो याद रखना, अगर यहाँ पे कुछ यूनिट दिया है, अगर यहाँ पे कुछ, किसका यूनिट देखना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नंबर है ना. नंबर का कोई यूनिट नहीं होता. फ्रीक्वेंसी का कभी कोई यूनिट नहीं होता. ये जो हमारा x होता है या जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसका यूनिट हो सकता है. अगर होगा तो हम फाइनल आंसर में सेम यूनिट डालेंगे. ठीक है, समझ में आया? कुछ डाउट है? अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूं तो बनेगा? चलो तो फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बल्कि उससे ज्यादा इजी है क्योंकि नंबर छोटे. ऐसे ही सॉल्व करो और आंसर नहीं. ठीक, आ गया. चलो नेक्स्ट 6 आया ना आंसर. अब एज्यूम्ड मीन मेथड देखो, सेम फॉर्मूला वही जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था. क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सम एफ डी अपॉन सम एफ. यहाँ पे d सेम है. d क्या है? d क्या है यहाँ पे? क्या फॉर्मूला? d वहां पे क्या था? अब बस x नहीं होगा, यहाँ पे m माइनस है. यहाँ पे x माइनस a नहीं होगा. क्या होगा? क्योंकि यहाँ x है ही नहीं ना. यहाँ पे मिड वैल्यू ही x है, तो हम मिड वैल्यू को x भी बोल सकते हैं, लेकिन हम मिड वैल्यू को क्या बोल रहे हैं? m बोल रहे हैं. हम मिड वैल्यू को क्या बोल रहे हैं? m बोल रहे हैं. किसी किसी बुक में मिड वैल्यू को x भी बोलता है. तो तुम देख लेना भाई तुम्हारे स्कूल में क्या फॉलो हो रहा है. हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि m ही बोल रहे हैं. हमारे स्कूल में क्या बोल रहे हैं? कई जगह पे क्या बोलता है? मिड वैल्यू को x ही बोलो. ठीक, तो वो चेक कर लेना कि आपके मैडम ने करते वक्त क्या करवाया, m लिखवाया कि x लिखवाया. ठीक, ओके. तो ये फॉर्मूला है, मतलब हमको अब 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे. पहले m का कॉलम बनाएंगे हम, फिर d का कॉलम बनाएंगे, फिर f इंटू. ठीक, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, एज्यूम्ड मीन का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या यही वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन अब देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो मिड वैल्यू क्या आया? 5, 15, 25, 35. लेकिन अगर समझो यही इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता, देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या आता? मिड वैल्यू. सबसे पहले मिड वैल्यू में निकालता हूं, विच आई एम डिनोटिंग बाय m. क्या आता? देखो 155 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 157.5. ठीक,
सो मिड वैल्यू कितना आया 157.5। अब देखो मुझे दिख रहा है ना सब में 5 का डिफरेंस है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसमें 5 प्लस कर देगा। अब मैं अगर इसमें 5 प्लस करूंगा तो हो जाएगा 162.5, फिर 5 प्लस करूंगा तो 167.5, फिर 5 प्लस करूंगा तो 102.5, राइट, और 5 प्लस करूंगा तो 177.5। अब अगर समझो मैं एज्यूम्ड मीन वाला मेथड नहीं करता, मैं सीधा क्या करता, FM करता, तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता ना, मुझे 5 इंटू 157.5 करना पड़ता, 10 इंटू 162.5 करना पड़ता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाता था, ज्यादा हो जाता था, राइट। तो हमने क्या किया, ठीक है हम कर ले लेते हैं लेट एज्यूम्ड मीन, जो बीच वाला नंबर, देखो सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है, यही है ना सबसे सेंटर में, इसी m में से किसी एक को लेना है। वहां हम x में से लेते थे, अब x की जगह क्या आ गया, m आ गया, जो बीच वाला नंबर है। अगर बीच में दो नंबर दिखते हैं, मतलब अगर समझो ऐसा होता से, अगर मैं बोलता हूं 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड 105, मुझे बताओ मिड में क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है ना भाई, ये भी और ये भी, देखो इन दोनों, इसके ऊपर 3 है, इसके नीचे 3 है, तो मिड में दोनों आ रहा है, तो मैं क्या लूंगा, कोई भी लो, डजंट मैटर, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ स्मॉलर नंबर, ठीक, क्योंकि वो स्मॉलर नंबर कहाँ है, वो वहां पे क्या आएगा, 0, उसके ऊपर और इसे नीचे पॉजिटिव, मतलब मैं अगर इसको लूंगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। इट इज ऑलवेज बेटर कि प्लस वाले ज्यादा हो, माइनस वाले कम हो। आंसर कोई भी लो, आंसर सही नहीं आने वाला है, लेकिन मेरा प्लस वाला ज्यादा हो तो हमेशा बेटर है ना। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके दो मिड वैल्यू आते हैं ना, तो आप मिड वैल्यू किसको लो, जो भी छोटा नंबर है, ठीक। तो देखो बहुत सिंपल है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ले रहा हूं 167.5 को a ले रहा हूं, तो मेरा d हो जाएगा m माइनस a। सबसे पहले इसी को देखो, 167.5 में से 167.5 में किया, अब क्लास साइज क्या है, 5, तो ऊपर आएगा -5, -10, नीचे आएगा 5, 10, करके देख लो, यही आएगा। आसान हो गया ना, जिसको मैंने m लिया वहां तो 0 आएगा, फिर जो भी क्लास साइज है नीचे क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ, पॉजिटिव में ऊपर भी प्लस करते जाओ, उल्टे में, लेकिन नेगेटिव में, नीचे 5 फिर 10, उसके आगे होता तो 15, 20 ऐसा होता है। ऊपर तो यहां से स्टार्ट होता 0 तो -5, फिर और 10, मतलब और 5 बढ़ा दो तो -10, -15, -20 एंड सो, ठीक, ऊपर नेगेटिव में नीचे पॉजिटिव। अब देखो इजी हो गया ना मेरे लिए, छोटे छोटे नंबर हो गए तो मैं ओरली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये 157.5 इंटू 5 थोड़ी ओरली मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब मुझे क्या करना है, f इंटू डी करना है, मैं ओरली कर सकता हूँ, 5 इंटू f इंटू डी, 5 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -50, ये भी -50, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 80, तो 65 और 80 145 पॉजिटिव में और नेगेटिव में 100, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 45। अब प्लस 45 के -45, प्लस 45 आ जाओ, प्लस के माइनस, क्यों कैरवी, प्लस के माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, ये याद रखना, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सम एफडी, में सम एफडी नहीं लिख रहा हूं, ये सम एफडी क्या हो जाएगा 45, प्लस है तो मुझे साइन लगाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव जरूर लगा। सम एफ भी कर लेते हैं, देखो ये 5 एंड ये 9 एंड 3 12 12 20 20 0 50, सम एफ, ठीक। सो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सम एफ डी अपॉन सम एफ, ठीक। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 167.5 प्लस सम एफ डी इज 45 डिवाइडेड बाय, हमेशा याद रखो इसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो जितना सॉल्व होता है, और उसके बाद लास्ट में इसमें प्लस कर देना,
और मुझे देखते ही समझ में आ गया कि आंसर, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कैसे समझ में आया? 0 पॉइंट समथिंग आ गया। कैसे समझ में आ गया? क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए देखो, पहला चीज तो ये कर सकता हूँ कि ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा और ये 5 10 जा। ऐसा मिस्टेक मत करो, 5 10 जा 60 नहीं हो रहा है ना, ये 20 हो रहा है, 50 हो रहा है ना, 60 कैसे हो रहा है? 5 और 9, अच्छा हाँ सॉरी 60 हो रहा है, करेक्ट करेक्ट, 50 नहीं हो रहा है, ये 60 हो रहा है। ओके ओके, यहाँ पे 60 आ रहा है तो यहाँ भी 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ये 50 नहीं हो रहा है, 60 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12 और कैंसिल होगा 3 जा 3 4 जा। अब ये 3 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 0.75। और इसको ऐड करने के लिए देखो, जब भी हम डेसिमल वाले नंबर को ऐड करते हैं ना, तो दोनों नंबर में डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए। तो ये 167.5 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2, और यहाँ 1 है, तो दोनों में सेम होने चाहिए। तो जहाँ पे 1 है मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, आप आगे जितने चाहे उतने 0 लगा लो। अब जब हम ऐड करेंगे ना, तो ऐड करते वक्त क्या होना चाहिए? डेसिमल डेसिमल के नीचे होना चाहिए। अब ऐड कर लो, है ना, यहाँ बीच प्लस है ना, तो ये 0 + 5 हो गया 5, ये हो गया 12, 1 कैरी, ये हो गया 8 6, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो इसका आंसर आ जाएगा 168.25। सो माय फाइनल आंसर x बार इज इक्वल टू 168.25। बताओ कैरवी, क्या मैं यहाँ पे कुछ यूनिट डालूं? क्या? सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, हाइट दिया यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो मेरा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें भी मुझे सेंटीमीटर लिखना है। ये नहीं लिखोगे तो आधे से 1 मार्क्स कट सकता है। ठीक, सिंपल। तो पहला कॉलम क्या बनाया मैंने? m, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि m का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो हमने क्या ले लिया? a ले लिया। इसी m में से जो मिडिल में आया, जो सेंटर में आया, उसको a ले लिया, उस वैल्यू को सबसे सब्सट्रैक्ट किया तो d आया, उस d को f से मल्टीप्लाई किया, fd आया, ये fd का सम और f का सम किया, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया। जैसे मैंने बताया हमेशा वैसे ही सॉल्व करना, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। ठीक, बस अब नंबर चेंज होंगे, आपको मेथड यही फॉलो करना है। बनेगा ऐसा एक क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इनफैक्ट अ लिटिल इजियर। इनफैक्ट ये वही क्वेश्चन है ना जो इसके पहले वाला था, देखो यही वाला क्वेश्चन मैंने दिया, यही क्वेश्चन दिया ना जो हमने डायरेक्ट मेथड में किया था। इसी क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है? स्टेप डेविएशन से, और आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा 25.89। हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 25.89 की जगह 88 आ जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम ही आएगा। चलो ट्राई करो बाय एज्यूम्ड। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे 8 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही आएगा, x बार इज 25.85। मेथड अलग है बट आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्या बचा? तो स्टेप डेविएशन में क्या करेंगे? पहले m निकालेंगे, ठीक, फिर क्या निकालेंगे? d निकालेंगे, फिर वो d का जो वैल्यू है ना वो किसी एक नंबर से डिविजिबल होगा, सारे d का वैल्यू एक नंबर से डिविजिबल होगा। वो बताओ कौन सा नंबर होगा? वो नहीं, हाँ, बट वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? क्लास, करेक्ट, हमेशा क्लास साइज। इस केस में हमेशा क्या होगा? क्लास साइज। अगर क्लास साइज इक्वल है, नॉर्मली अगर स्टेप डेविएशन मेथड बोलेगा आपको तो क्लास साइज इक्वल होगा। ठीक है, क्लास साइज इक्वल होगा, वही क्लास साइज से डिविजिबल होगा हमेशा। ठीक है, देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फॉर्मूला पढ़ा था। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे ऑलरेडी x दिया था, यहाँ पे हमको
एक्स नहीं दिया है, हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू ही एक्स है, तो हम उसको एक्स नहीं बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं, बट वही एक्स है। देखो सेम क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन जो हमने किया था ना एज्यूम्ड मीन मेथड से किया था, राइट। इसी क्वेश्चन को अब हम किससे कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन से। अगेन आंसर है ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ठीक। तो मुझे 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मिड वैल्यू, आई एम डिनोटिंग इट बाय एम, क्या हो जाएगा 157.5, 162.5, 167.5, 172.5 और लास्ट हो गया 177.5। एज्यूम मीन मैं इसी को ले लेता हूं 167.5 बेस्ट, ठीक। सो D इज इक्वल टू M माइनस A, राइट। हमेशा याद रखना मिड वैल्यू में से ही हमको, मतलब हमको जो हमको क्या निकालना है, हमारा जो क्लास दिया है ना उसी में से हमको A लेना है, और ये क्लास का ही तो मिड वैल्यू है ना। हमको A किसको लेना है, एज्यूम्ड मीन, मतलब सब सोचो ना, इसका मीन क्या है, इसका मीन कुछ ना कुछ जो भी आएगा वो सबसे छोटा नंबर 155 और सबसे बड़ा नंबर इसी के बीच में आएगा ना। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू लो, डजंट मैटर, बट द बेस्ट वैल्यू इज मिड वैल्यू, बेस्ट वैल्यू इज मिड वैल्यू। और इस वाले मेथड में तो अगर आप मिड वैल्यू में से कोई नंबर नहीं लेते हो, कुछ और नंबर लेते हो, तो फिर वो डिविजिबिलिटी वाली फैक्टर चला जाएगा, मतलब वो डिविजिबल वाला बोल रहा हूँ ना मैं, कि सब किससे डिविजिबल होंगे, कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं अगर आप कोई दूसरा नंबर लो, ठीक है। आंसर सेम आंसर आएगा, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड फिर आप नहीं करते। अगर मैं इन नंबर में से चाहे 157.5 लो, 160 कोई भी लो, डजंट मैटर, लेकिन अगर मैं इनमें से कोई नंबर नहीं लेता हूं, अगर मैं समझो ले लेता हूं 160 या 170, तो फिर क्या होगा, माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा ना, जो D की वैल्यू होगी ना, वो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं, राइट। हाँ तो होगी, चाहे अब इसमें से कोई भी वैल्यू लो ना, तो वो किससे डिविजिबल होगा, देखो क्लास साइज क्या है 5 से ही डिविजिबल होगा, चाहे इनमें से कोई भी वैल्यू। लेकिन बेस्ट वैल्यू कौन सी है, सेंटर वन। उसका रीजन क्या है, एक बार अलग अलग वैल्यू लेके देखना, एक बार ये पहली वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू लेके घर में सॉल्व करके देखना, आंसर सेम आएगा, लेकिन नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे। हमको तो जितने छोटे नंबर उतना अच्छा ना। तो सबसे छोटा नंबर तब आएगा जब आप सबसे मिड वाला वैल्यू लेते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा, देखो सब 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे C इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और हमारा D डैश विल बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाय C। तो इसको सबको 5 से डिवाइड करेंगे, देखो और छोटा नंबर आ गया, राइट। अब इसमें मल्टीप्लाई करो F, याद रखो आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे उंगली रख लेना, इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करने, मतलब कई बार गलती से लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये होता है मिस्टेक कभी कभी, और एग्जाम में जल्दबाजी में ज्यादा मिस्टेक होता है। क्या आपने, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक कॉलम आपने क्या कर दिया, ये 5 और 1 को मल्टीप्लाई करके 5 लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया, पूरा गलत हो गया ना। तो ऐसे उंगली रख लो कि इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, देन 10 इंटू -1 -10, then this 24 into 0 0, then 13 into 1 13, then 8 into 2 क्या हो गया 16। तो देखो ये 29 हो गया, और ये 20 प्लस 9 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, वही 60 आपका, सेम ही था क्वेश्चन है ना। x बार इज इक्वल टू a प्लस सम f d डैश अपॉन सम f इंटू c। A है हमारा 167.5 प्लस सम एफ डी डैश इज 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा, 5 12 जा, ये 3 4 जा, 3 3 जा, वहां पे भी तो वही आएगा ना 3/4। 3 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.75, वैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, राइट।
So x bar, our final answer is 168.25. This is our final answer, correct? कुछ मिसिंग है? हाँ, तुमने बोला क्या? सेंटीमीटर मिसिंग। यूनिट लिखना है क्योंकि यहाँ यूनिट दिया है। ये फाइनल। ठीक? की जगह बोल दूं इंक्लूसिव 165 से 169, 170 से 174 एंड सो ऑन। अगर ऐसा दे दूं तो क्या करोगे? कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मिड वैल्यू विल रिमेन सेम। हमको तो मिड वैल्यू का काम है ना, जरा निकालो 155 से 159.5 का मिड वैल्यू निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आप डायरेक्ट मिड वैल्यू निकालो और सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 0.5 माइनस करोगे 0.5, तो दोनों का सम तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि आपने 0.5 माइनस किया, एक में 0.5 प्लस किया। उसके बाद जो आप प्लस करोगे, पहले प्लस करोगे तो सेम ही आएगा ना। पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर इंक्लूसिव क्लास भी है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एरिथमेटिक मीन में। जब हम मीडियन और मोड पढ़ेंगे तो करना कंपल्सरी। अंडरस्टूड? अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक मीन में हमको मिड वैल्यू का काम है। कन्वर्ट करके भी मिड वैल्यू सेम आएगा, नहीं करके भी मिड वैल्यू सेम आएगा। तो अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो गलत नहीं है, मार्क्स फुल तो बिल में मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा जबरदस्ती होगी ना, ठीक है? मिड वैल्यू तो सेम ही आएगा, ठीक? अच्छा, अगर ये ऐसा दिया होता लेस देन या मोर देन तो कन्वर्ट करते। लेस देन को आप एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करो, फ्रीक्वेंसी को भी माइनस करो। याद है ना लेस देन वाले को कैसे कन्वर्ट करते थे? वैसे ही कन्वर्ट करो, फिर ऐसे ही सॉल्व करो। मतलब दो और कॉलम बनते, एक एक्सक्लूसिव क्लास का भी बनता और फ्रीक्वेंसी का भी बनता, क्योंकि वहां पे लेस देन या मोर देन दिया मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, ठीक? और अगर यहाँ पे क्लास वैल्यू की जगह मिड वैल्यू ही दी होती तो क्लास की जगह अगर मिड वैल्यू ही दी होती तो कुछ नहीं, एक कॉलम और कम बनाना पड़ता। हमको तो मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट मेथड है तो सीधा f इंटू एम करो, स्टेप डेविएशन सीधा d का वैल्यू निकालो, m के कॉलम बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। क्लास निकालने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि क्लास का कोई काम नहीं है। क्लास का काम सिर्फ यही है कि मिड वैल्यू निकले। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। और एक है कंबाइंड में, दो ग्रुप का मीन दिया, आपको कंबाइंड